नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर ज्योग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 11 के भूगोल विषय में दूसरे लेसन के अंतर्गत भाग 3 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग निम्न शीर्षकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें पहला है तारों का निर्माण, तारों का निर्माण। दूसरा है ग्रहों का निर्माण, और तीसरा है सौरमंडल। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हम लोग बिग बैंग थ्योरी को, यानी कि पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी थ्योरीज हैं, उसका अध्ययन कर चुके हैं। उसमें जो सबसे अधिक मान्य है या सबसे अधिक सटीक है वह है बिग बैंग थ्योरी। इसका भी अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। वर्तमान समय में सौरमंडल के निर्माण में, ब्रह्मांड के निर्माण में, ग्रहों के निर्माण में बिग बैंग थ्योरी ही मान्य है, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि ब्रह्मांड एक समय एक ठोस पिंड था, जिसका टेम्परेचर, जिसका आयतन, जिसका टेम्परेचर, जिसका घनत्व, जिसका द्रव्यमान अनंत था, जिसमें विस्फोट होने से आकाशगंगा, या जिसमें विस्फोट होने से निहारिका, निहारिका से आकाशगंगा, आकाशगंगा से तारों का निर्माण, तारों के निर्माण से ग्रहों का, और ग्रहों के निर्माण से उपग्रहों का, उपग्रहों से क्षुद्र ग्रहों, उल्कापिंडों आदि का निर्माण हुआ है। तो तारों के निर्माण को समझने से पहले हम लोग जो खगोलीय पिंड हैं, आकार के आधार पे उनके क्रम को देख लें। जो खगोलीय इकाइयां हैं या खगोलीय पिंड हैं, उनके क्रम को देख लें। कौन सबसे छोटा, कौन उससे बड़ा, कौन उससे बड़ा, और कौन सबसे बड़ा खगोलीय इकाई है, खगोलीय पिंड है। तो जिसमें अंतरिक्ष में तमाम धूलकण पाए जाते हैं, तो सबसे छोटी इकाई जो है अंतरिक्ष की पिंड की दृष्टि से वह है धूलकण। क्या है? धूलकण। धूलकण से बड़ा सबसे छोटा धूलकण, धूलकण से बड़ा उल्कापिंड, उल्कापिंड, उल्कापिंड से बड़ा क्षुद्रग्रह, क्षुद्रग्रह से बड़ा उपग्रह, उपग्रह से बड़ा ग्रह, ग्रह से बड़ा तारा, तारा से बड़ा आकाशगंगा, और सबसे बड़ा ब्रह्मांड। सबसे बड़ा ब्रह्मांड। हालांकि कुछ क्षुद्रग्रह ऐसे हैं जो उपग्रह से बड़े हैं, और कुछ उपग्रह ऐसे भी हैं जो क्षुद्रग्रह से बड़े हैं। तो देखा जाए एक सामान्य तौर पर, सामान्य नजरों से, तो सबसे छोटा जो इकाई है ब्रह्मांड का वह है धूलकण, या यूं कहें अगर इससे और थोड़ा सा फिजिक्स में जाए तो परमाणु अणु ये भी देखने को हमको मिल सकता है। खैर ये भूगोल का विषय नहीं है।
देखिए सबसे छोटा धूलकण, धूलकण के बाद उल्कापिंड, उल्कापिंड के बाद क्षुद्रग्रह, क्षुद्रग्रह के बाद उपग्रह, उपग्रह के बाद ग्रह, ग्रह के बाद तारा, तारा के बाद आकाशगंगा और आकाशगंगा के बाद में ब्रह्मांड। अब चूंकि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इस थ्योरी को हम लोग पढ़ चुके हैं, बिग बैंग थ्योरी को। अब बिग बैंग की घटना होने से तारों का निर्माण कैसे हुआ और ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, इस वीडियो के अंतर्गत हमको यही जानना है और इसके बाद हमको सौरमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो आइए देखते हैं। देखिए आज के लगभग 15 अरब वर्ष पहले, आज के लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अब किताब में 13.7 अरब वर्ष दिया है, तो कहीं कहीं किताबों में 15 अरब वर्ष भी मिलता है। तो हम मान के चलते हैं कि आज के लगभग 15 अरब वर्ष पहले या 13 अरब या 14 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा या बिग बैंग की घटना हुई होगी। तो बिग बैंग की घटना होने से बिग बैंग के पूर्व जो पिंड था उसमें जो मॉस था, जो द्रव्यमान था, जो पदार्थ थे, वो काफी कम समय में, विस्फोट की घटना होने से काफी कम समय में काफी दूर दूर तक फैल गए, ब्रह्मांड में फैल गए। और इसमें से जो पिंड थे, जो पदार्थ थे, जो मलबे थे, वो कुछ छोटे रहे होंगे, कुछ बड़े रहे होंगे और उनका घनत्व भी अलग अलग रहा होगा, उनका घनत्व भी अलग अलग रहा होगा। तो सर्वप्रथम जिन पिंडों का, जिन कणों का, जिन पदार्थों का घनत्व अधिक रहा होगा या द्रव्यमान अधिक रहा होगा, उनके आसपास और भी पदार्थों का संवहन होने लगा होगा और भी धूल-कण, गैसें आज जो है वो जमा होने लगी होंगी। फलस्वरूप धीरे धीरे हाइड्रोजन और गैसों के बादल का निर्माण होने लगा और ये गैसों के बादल और धूल-कण जो है वह अपने स्थान पर घूमना शुरू कर दिए, जिससे क्या हुआ कि निहारिका का जन्म हुआ। इसका निहारिका या नेबुला का जन्म हुआ। देखिए विस्फोट होने के बाद जो पिंड था, उसके जो पदार्थ थे वो अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में फैल गए और उन पदार्थों का जो मलबे निकले, जो कण निकले, उन कणों का घनत्व अलग अलग रहा होगा, जिससे जो बड़े कण रहे होंगे, जिनका घनत्व अधिक रहा होगा, उनके आसपास जो है अन्य हल्के कण, गैस आदि जो है एकत्र होने लगे, जिससे धीरे धीरे करके गैसीय बादल का निर्माण हुआ, गैसीय पिंड का निर्माण होना शुरू किया और ये गैसीय पिंड जो है धीरे धीरे मूव करना शुरू किया। ऐसे करके असंख्य संख्या में गैसीय पिंड ब्रह्मांड में निर्मित हुए, जिन्हें क्या कहा गया, नेबुला। और इनका आकार जैसे जैसे समय बीतता गया और भी आसपास के पदार्थ कण जो है इसमें समाहित होते गए, फलस्वरूप इसका आकार जो है वह बढ़ता गया, जिससे आकाश गंगा का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? आकाश गंगा का। देखिए फिर से देखिए, बिग बैंग की घटना होने से जो पदार्थ थे वो ब्रह्मांड में फैल गए और ब्रह्मांड में फैलने से जो पदार्थ थे उसमें कई टाइप के पदार्थ थे, कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे, जिनका जो बड़े कण थे, जिनका घनत्व अधिक था, उनके आसपास जो है आकाशीय पिंड या अंतरिक्ष के जो पिंड थे वो संघनित होने लगे, एकत्र होने लगे, धूल कण गैस आदि जो है एकत्र होने लगे और एकत्र होने के बाद में ये मूव करने लगे, जिससे नेबुला का जन्म हुआ या निहारिका का जन्म हुआ। निहारिका का आकार बढ़ने से आकाश गंगा का निर्माण हुआ।
अब आइए हम लोग थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं, क्योंकि इसमें किताब में दिया नहीं गया है आकाशगंगा के बारे में कि आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन आकाशगंगा क्या होती है फिर भी हम इसकी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी इकाई क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में हजारों करोड़ों अरबों असंख्य संख्या में आकाश गंगाएं हैं, और आकाश गंगा जो है हजारों करोड़ों अरबों खरबों असंख्य तारों का समूह होती है। आकाश गंगाएं जो होती हैं उसमें अरबों की संख्या में तारे पाए जाते हैं, यानी कि सूर्य की भांति ऐसे अरबों संख्या में पिंड पाए जाते हैं या सौरमंडल पाए जाते हैं। एक आकाश गंगा काफी विस्तृत हो सकती है। ये इतनी विस्तृत हो सकती है कि इसके व्यास का मापन किलोमीटर में नहीं किया जा सकता। इसके व्यास का मापन जो है वह प्रकाश वर्ष में किया जाता है, प्रकाश वर्ष में। अब प्रकाश वर्ष क्या है? ये दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं हम करके खुद देख लेते हैं। देखिए प्रकाश की सामान्य चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो एक सेकंड में प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर, तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में गुणे 60। अगर 1 मिनट में इतना जा रहा है तो 1 घंटे में कितना जाएगा? गुणे 60। और अगर 1 घंटे में प्रकाश इतनी दूरी तय कर रहा है तो 24 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, यानी कि 1 दिन में कितना तय करेगा। और अगर एक प्रकाश 1 दिन में इतनी दूरी तय कर रहा है तो वह 1 वर्ष में यानी कि 365 सही 1/4 दिन में कितनी दूरी तय करेगा। सुविधा के लिए इसको हम पूर्णांक मान लेंगे 65 या 66। जितने किलोमीटर आएगा, ये जो आएगा वो लाख में आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने लिख दिया है केवल 3, लेकिन ये 3 जो है ये 3 लाख किलोमीटर है। तो जो भी आंकड़ा आएगा वो लाख में आएगा। प्रकाश जो है 1 वर्ष के अंदर इतनी दूरी तय करता है। अब आकाश गंगाएं कितनी बड़ी होती हैं, उनका विस्तार कितना होता है, इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि एक सामान्य आकाश गंगा का जो व्यास होता है वह 80 से 1,50,000 1,50,000 किलोमीटर तक आकाश गंगा का व्यास होता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आकाश गंगा कितनी बड़ी होती हैं। अब देखिए हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, तारों का निर्माण। एक चीज और आप लोग सामान्य तौर से जान लीजिए कि जिस प्रोसेस से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उसी प्रोसेस से आकाश गंगा का निर्माण हुआ है, और उसी प्रक्रिया से तारों का निर्माण हुआ है, और उसी जिस प्रक्रिया से तारों का निर्माण हुआ है उसी प्रक्रिया से ग्रहों का निर्माण हुआ है, और जिस प्रक्रिया से ग्रहों का निर्माण हुआ है उसी प्रक्रिया से उपग्रहों का भी निर्माण हुआ है। फिर भी हम यहाँ पर तारों और ग्रहों के निर्माण को थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो अब हम आते हैं, देखते हैं तारों का निर्माण कैसे हुआ। हम जानते हैं कि जो आकाश गंगा है वह गैसों की गुंथित झुंड है, गैसों की गुंथित झुंड है। आकाश गंगा में हीलियम गैस काफी मात्रा में, हाइड्रोजन गैस काफी मात्रा में पाई जाती है, और ये आपस में गुथी रहती है, और गुथी रह करके आकाश गंगा भी अपनी धुरी पर मूव करती रहती है, और मूव करते रहने से इन गैसों में
संघनन की क्रिया होती है, जिससे कुछ घने या बड़े पिंडों का निर्माण होता है गैसों के, और फिर इनके चारों तरफ गैसों के अन्य कणों के जमने से, एकत्र होने से तारों का निर्माण होता है। इसके बाद तारों के निर्माण के बाद में ग्रहों का निर्माण। देखिए, जिस प्रक्रिया से आकाशगंगा में तारों का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार से तारों के निर्माण के फलस्वरूप तारों से ग्रहों का निर्माण हुआ है। देखिए, तारे क्या हैं? तारे भी गैसों के गुंथित झुंड हैं, यानी कि एक तारे में काफी मात्रा में गैसें गुथी हुई या चक्कर लगाती हुई पाई जाती हैं। इसमें से ग्रहों का निर्माण जो हुआ वह 3 स्टेप में हुआ। पहला स्टेप कि गैसों के मूव करने से तारों के अंदर गैस पाई जाती है, और गैसों के मूव करने से गैसीय क्रोड का निर्माण हुआ। गैसीय बादल के मूव करने से बादलों के क्रोड का निर्माण हुआ, जिसके फलस्वरूप या जिसके चारों तरफ अन्य गैसीय पिंडों के मूव करने से, एकत्र होने से गैसीय तस्तरी का निर्माण हुआ या गैस की तस्तरी का निर्माण हुआ। ये पहले स्टेप की प्रोसेस रही। इसके बाद में दूसरे स्टेप में, दूसरे प्रोसेस में क्या हुआ कि गैसीय तस्तरी के अनिर्मित हो जाने से गैसों के आपस में जुड़ने से ठोस कणों का निर्माण हुआ। इन छोटे छोटे ठोस कणों को ग्रहाणु कहा गया, ग्रहाणु कहा गया। और तीसरे स्टेप में ये ग्रहाणु एकत्र होकर के एक बड़े पिंड के रूप में परिवर्तित हो गए, जो ग्रह कहलाए। तो ये प्रक्रिया रही ग्रहों के निर्माण की। इसके बाद अब हम लोग अपने सौरमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, हमारा जो सौरमंडल है उसका केंद्र जो है वह सूर्य है, और हमारे सौरमंडल में सूर्य के अलावा, हमारे सौरमंडल में सूर्य के अलावा ये सूर्य है, सूर्य के अलावा 8 ग्रह, 1 2 3 4 5 6 7 8, सूर्य के अलावा 8 ग्रह और इन ग्रहों के उपग्रह और क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड और धूलकण आदि मौजूद हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य जो कि एक तारा है, सूर्य के अलावा 8 ग्रह, उनमें से कुछ ग्रहों के उपग्रह और उपग्रह के अलावा क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूलकण आदि सब मौजूद हैं, जिसमें से 4 ग्रह यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह जो है ये इनर प्लेनेट कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह कहलाते हैं।
हमारे सौरमंडल के केंद्र में कौन है? सूर्य है। और सूर्य के अलावा सौर फैमिली में और कितने लोग हैं? 8 ग्रह हैं, उनके उपग्रह हैं, तमाम क्षुद्र ग्रह हैं, उल्कापिंड है, धूलकण आदि सब मौजूद है हमारे सौरमंडल में। देखिए इसके बाद मंगल के बाद में बृहस्पति, शॉर्ट मिल गए। बृहस्पति के बाद में शनि, शनि के बाद में अरुण यानी कि यूरेनस, और यूरेनस के बाद में नेपच्यून यानी कि वरुण। ये 4 ग्रह जो हैं ये आउटर प्लैनेट है, बाह्य ग्रह हैं। अब देखिए इनमें से बुध, देखिए ये जो ग्रहों के नाम लिखे गए हैं यह सूर्य से दूरी के क्रम में लिखे गए हैं। सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद में बृहस्पति, उसके बाद में शनि, उसके बाद में अरुण, उसके बाद में वरुण। देखिए ये 4 ग्रह जो है ये सूर्य से काफी नजदीक है। इन ग्रहों की अपेक्षा कौन? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण की अपेक्षा ये लोग नजदीक हैं, इसलिए इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और नेपच्यून ये दूर हैं, इसलिए इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। और देखिए ये 4 ग्रह जो हैं ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ये आंतरिक ग्रह जो है ये पार्थिव ग्रह भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी संरचना जो है वह पृथ्वी के जैसी है। मतलब कि ये ग्रह जो है पृथ्वी जैसे ठोस पदार्थों से बने हैं, ठोस तत्वों से बने हुए हैं, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद में ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून इनको जुबेनियन या बृहस्पति तुल्य ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रह जो है बृहस्पति के जैसे बड़े आकार में है और साथ ही ये गैसीय पदार्थों से बने हैं, इसलिए इनको जुबेनियन या बृहस्पति तुल्य ग्रह भी कहा जाता है। देखिए 24 अगस्त हमारी सोलर फैमिली में 24 अगस्त यानी कि 24/8/2006 तक कुल 9 ग्रह हुआ करते थे। कितने? 9 ग्रह। इन 9 ग्रहों में 8 तो आपके सामने इनके नाम दिए गए हैं। 9वां ग्रह कौन हुआ करता था? वो था यम यानी कि प्लूटो। 24 अगस्त 2006 को जो खगोलीय पिंड है उनका नामकरण करने वाली जो संस्था है, इस संस्था की बैठक जो हुई वह घाना में हुई। कहाँ हुई? घाना में, जहां पर यह विचार किया गया या खगोलीय पिंडों को, ग्रहों को फिर से परिभाषित किया गया और उस परिभाषा के अनुसार किसी पिंड के ग्रह होने के लिए जो शर्तें निर्धारित की गई, प्लूटो उस शर्त को पूरा नहीं कर पाया या नहीं कर रहा था, इसलिए प्लूटो के ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया। प्लूटो के ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। अब प्लूटो को क्षुद्र ग्रह या बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। हालांकि ये जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है खगोलीय पिंडों के नामकरण की, इसकी बैठक के पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि खोजे गए कुछ नए ग्रहों को शामिल कर लेने के बाद सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 12 हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तो ये कुछ जानकारी रही अपने। चलिए, समय काफी ज़्यादा लग रहा है, आप लोग किताब से इसका मूल्यांकन कर लेंगे, समझ लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।